अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑन Genghis Khan, Mongols more particularly. अब in our last lecture we discussed about the courier system, the rapid courier system of Mongols, as well as the attitude, the change in the attitude of Mongols. Now in today's lecture we are going to discuss about the code of Genghis Khan, that's also known as Yasa. This might be the last lecture or probably one more lecture, जिसके बाद हम नेक्स्ट थीम पर जाएंगे। ये जो यासा है ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ यासा? अब यासा पे कोई यहाँ पर हमारे पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, तो जो भी हिस्टोरियन यहाँ पर हैं उनने अपने हिसाब से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब सबसे पहले जो बात है, हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, यासा एक कुछ कहते हैं इट वाज ए काइंड ऑफ एम्पावरिंग आइडियोलॉजी जो मंगोल्स के पास थी, जिसकी वजह से वो जो दूसरे रीजन्स है उसको कॉन्केयर करते थे, फिर वहाँ पर उनके पास जो आइडियोलॉजी थी, उनके पास जो रूल था या रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो फिर इम्पोज करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा पहले ये जान लेते हैं। यासा वाज अ कोड ऑफ लॉ विच वाज प्रोगमुलेटेड एट द कुरिल्ताई ऑफ 1206 एंड लेटर इट वाज refined by later successors, later great khans of Mongol Empire। तो यहाँ पर यासा जो है, इस पर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो है वो ये बिलीव करते हैं कि ये जो एक इनका कोड था, कोड ऑफ लॉ था, ये असल में चंगेज़ खान जब सबसे पहले हम देखते हैं जब उनने एक कॉन्फेडरेशन बनाई थी, जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे उनको हराने के बाद उनको जब ग्रेट खान नॉमिनेट किया गया था, उस कुरिल्ताई में जो 1206 में वहाँ पर कुछ कोड्स जो हैं, वहाँ पर कुछ लॉज को वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, और ये वही लॉज जो है उसी का कंटिन्यूएशन है जो फिर लेटर पीरियड्स में दूसरे खान्स ने भी उनको कंपाइल किया है। तो वही यासा है बेसिकली जो लॉज बनाए गए थे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं, जैसे हमने पढ़ा मेसोपोटामिया में, तो वहाँ पर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने हम देखते हैं ऐसे कोड्स बनाए थे, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो कौन थे? वो जिसको हम कोड्स ऑफ हुमारबी कहते हैं। आपको याद आया होगा शायद जो हमने पढ़ा था कोड्स ऑफ हुमारबी। ये जो कोड्स ऑफ हुमारबी है ना, ये मेसोपोटामियन में एक सिविलाइजेशन थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक एम्पायर थी जिसको हम बेबीलोनियन एम्पायर कहते हैं। अब बेबीलोनियन एम्पायर में एक इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम होता है हुमारबी। ही इज नोन फॉर राइटिंग दीज कोड्स फॉर लॉज। जो उस वक्त के लॉज थे उन्होंने पहली बार रिटन फॉर्म में लॉज लिखे थे, तो इस वजह से हुमारबी को बहुत ज्यादा जाना जाता है। अब इसके साथ जो है इसी तरह से ये जो है अब आपके रिटन लॉज बनाए हुए हैं, तो आप इनको इम्पोज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स पे। तो ये अपने हिसाब से, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से आपने लॉज बनाए हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं। अब हम मिडिवल, थोड़ा अर्ली मिडिवल फेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है इसको कहा जाता है, अर्लियर इट वॉज रिटन एज यासाक, YASAQ, यासाक, जिसका लिटरल मीनिंग हम देखेंगे दैट मीन्स लॉ, डेक्री और ऑर्डर। ठीक है, लिटरल मीनिंग के हिसाब से पहले इसको एज यासाक यूज किया जाता था, जिसका लिटरल मीनिंग में मतलब था एक लॉ, एक डेक्री एंड ऑर्डर। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग यासा, व्हाट वाज यासा बेसिकली। अब यासा पर हम देखते हैं अर्लियर इसकी जो कॉनोटेशन थी वो सिर्फ एक लॉ की थी, और उस लॉ में हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, डेक्री भी कह सकते हैं, इस बेस पर बनाया गया था। और इसका क्या, इसमें कौन सी पहले जो चंगेज़ खान के टाइम पे थी उसमें कौन से इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन से लॉज थे, किससे रिलेटेड थे, फ्यू डिटेल्स हमें मिलती हैं अबाउट यासा। अब ये जो है ना, इट्स कंसर्न हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से काम करना है, नोबिलिटी में क्या मियार होना चाहिए, किनको सोल्जर्स में, किनको आर्मी में रखना चाहिए, किनको हम किस तरह से हम जो सक्सेशन का होता है, कौन सी क्वालिटीज़ देखनी है हमें कि किस तरह से हम दूसरे इंसान को या दूसरा जो हो जिसमें ये क्वालिटीज़ देखी जाए उसको एज सक्सेसर बनाया जाए किसी रीजन का, या नोबल बनाया जाए। इसी तरह से आर्मी का हमने देखा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट भी यहाँ पर है। हंटिंग जो उनका मेन ऑक्यूपेशन उस वक्त था, हंटिंग गैदरिंग में क्या वहाँ पर उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा। द आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम, तो आर्मी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंगेज़ खान ने अपने ही टाइम पे आर्मी को बहुत रिफाइन किया था
उसको वहाँ पर बहुत सारी चेंजेस लाई थी आर्मी में उन्होंने। तो आर्मी में उनसे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे डील करना है। एंड पोस्टल सिस्टम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, पोस्टल सिस्टम में जो कोरियर सिस्टम भी जिसको कहते हैं हम, उसके रिलेटेड जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किसमें, यासाक से रिलेटेड। तो अर्ली फेज ऑफ यासा हम कह सकते हैं, दैट वाज यासाक। सो यासाक टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट, द आर्मी एंड द पोस्टल सिस्टम। नाउ by the middle of 13th century Mongols started using Yasa, ठीक है। Now 13th century में हम देखते हैं कि now Mongols are using a different term or a new term, that's Yasa, in more general sense to mean the legal code of Genghis Khan, legal code of Genghis Khan। अब ये इसको legal code of Genghis Khan बना रहे हैं, Genghis Khan से एसोसिएट कर रहे हैं, Genghis Khan से एसोसिएट कर रहे हैं इसको, legal code of Genghis Khan। तो मिडल हम देखते हैं मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी में ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में। अब सोसाइटी में कौन सी ऐसी चेंजेस आ रही हैं, हम देखते हैं। When Mongols emerged as unified force and created the largest empire world had ever seen, they ruled over sophisticated urban societies। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं जिनको टैकल करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था उस वक्त। अब हम यहाँ पर देखते हैं मंगोल्स का, सबसे पहले ये बात भी याद रखनी है, जो लार्जेस्ट एम्पायर वर्ल्ड हैड एवर सीन, जो एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी एम्पायर मंगोल्स ने बनाई है। तो मंगोल्स आर नोन फॉर देयर लार्जेस्ट एम्पायर। हिस्ट्री में कोई और एम्पायर इतनी बड़ी नहीं बनी है जितनी मंगोल। इवन कि जब हम कंपेयर करते हैं, अकमेनियन एम्पायर को भी देखें या मैसेडोनियन एम्पायर को देखें या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या दूसरी जो भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, किसी भी, या रोमन सिविलाइजेशन, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में इस्लामिक सिविलाइजेशन, हर एक सिविलाइजेशन जो है वो इनके सामने, उनका जो रीजन है, इनके रीजन के सामने कम पड़ जाता है। तो ये इन्होंने सबसे बड़ी ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाई है। एक साइड से हम देखते हैं ये यूरोप तक पहुंचे हैं, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ से चाइना, वहाँ से रशिया। तो ये जो वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड है वहाँ पर उन्हें एम्पायर कार्व आउट किया। तो ये बहुत बड़ी, तो खुद क्या थे ये लोग, ये खुद नोमैडिक पीपल थे। ये खुद जो थे उनका ऐसे स्टीज बनाना और उस तरह से सेडेंटरी लाइफ पर ये उतना बिलीव नहीं करते थे, ये उसको प्रैक्टिस नहीं करते थे। अब जब उन्होंने एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर किया, अब एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर में जब आप किसी दूसरे रीजन को कॉन्कर करते हो, फिर वो आपके ये डिफीटेड सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो उन पर एक मॉरल अथॉरिटी आपको होनी चाहिए, उन पर आप में कोई ऐसा कोई कोड होना चाहिए, कोई ऐसा एम्पावरिंग आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिसको आप इम्पोज कर सको उन पर। लाइक आई कैन रिलेट इट टू द इस्लामिक सिविलाइजेशन व्हेन इन द अर्ली फेज ऑफ इस्लाम different conquests were led against different regions like Egypt, like Libya and other neighboring countries। तो वहाँ पर जब भी कोई जाता था, कोई, हाँ, चाहे वो कैलिफेट के टाइम पे, चाहे उमैयद अब्बासिड्स के टाइम पे, जब वो किसी रीजन को फतह करते थे, किसी रीजन को वहाँ पर कॉन्कर करते थे, तो वहाँ पर क्या इम्पोज किया जाता था, वहाँ पर इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, इस्लाम की जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो वहाँ पर वो इम्पोज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या इस्लाम में शरिया है, शरिया का कानून है, हमारे पास कुरान की तालीमात है, अहादीस की तालीमात है, उनको हम यूजुअली उसको शरिया हम कहते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कॉन्करिंग, हमने स्पेन को कॉन्कर किया, हमने यहाँ सीरिया, लेबनान या दूसरे इजिप्ट वगैरह को कॉन्कर किया, तो वहाँ पर जब कॉन्कर करने के बाद जो डिफीटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम आ जाता है। और लोग जो है, पहले तो उन्होंने हारा, जंग तो हारी है, लेकिन अब उनका इंटरमिंगल हो जाएगा ना लोगों के साथ, तो वो डिस्कशन, डिबेट हो जाएंगे स्टार्ट। तो यहाँ से अब इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको समझाई जाएंगे। तो एक साइड से तो आप मिलिट्रीली उनको सप्रेस किया है, लेकिन यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड एंड यू कैन नॉट फोर्स देम टू एक्सेप्ट इस्लाम, है ना। इस्लाम में ये नहीं, बल्कि आपकी आइडियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि ये अपीलिंग हो, लोग इसको वहीं से एक्सेप्ट करें। तो एक तो पहली चीज, आपको एक ऐसा कोड मिल रहा है इस्लाम की तरफ से, ऐसा लॉ मिल रहा है, कि ऐसा तरीका मिल रहा है जो लोगों को वहां से बुला रहा है, ठीक है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आप भी इसको बहुत ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि आपको भी इसके पीछे एक फोर्स है। ये जो इस्लाम हमें
इस्लाम को फैलाने की जो तरगीब दी गई है या इसको बाकी लोगों तक पहुंचाने का जो हमें कहा गया है, इस वजह से जो फैलाने वाले भी हैं वो भी हमेशा से तैयार रहते हैं। उसकी जो उनका जो स्पिरिट होता है, ज़ील होती है, वो हमेशा से तेज़ होती है। जैसे हम तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल लेंगे यहाँ पर, जब वो स्पेन को फतह करने चले गए, तो जब वो स्पेन में एक बीच में एक दरिया आता है, सी आता है, उसके बाद जब उनकी जो नाएं हैं कहा जाता है, उनके जो किश्तियां हैं सॉरी, वो जो है उन्होंने जला डाली सारी। और इस बेस पर जला डाली कि आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हमें वापस भी कोई रास्ता है, अब जो है हमें ये जो है या तो शहीद होना है या फतह करना है। तो ये क्या था बेसिकली? इट वॉज बेसिकली एन आइडियोलॉजी, इट वॉज बेसिकली अ बिलीफ जो उनके पीछे था। अब ये जो बिलीफ, ये आइडियोलॉजी है ना, इट प्लेज अ वाइटल रोल वाइल डीलिंग विद एम्पायर, वाइल डीलिंग विद द डिफीटेड सब्जेक्ट्स, है ना, वाइल डीलिंग विद वाइल कॉन्क्वेस्टिंग एनी एरिया। तो आपके पीछे जो है, आपके पीछे जो लॉ है, आपका जो बेस है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो सेम इज हियर, हम देखते हैं इनका भी कुछ होना चाहिए था। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी उनके अपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं। जैसे अगर वो किसी जगह फतह करते हैं तो वहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी लाएंगे, जीसस या उनकी जो बाइबल के हिसाब से रेगुलेशंस होंगे उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसका अपना बेस है, उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मंगोल्स, उनको भी कुछ ऐसा तलाश करना था या ऐसा कुछ ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करना था, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिवाइस करने थे। अगर वो किसी अपने से ज़्यादा, हम कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज को फतह कर रहे हैं, वहां पर क्या मॉरल अथॉरिटी हो सकती है? जैसे अगर हम कहें आप किसी रीजन में जा रहे हो, जैसे अगर आप किसी डिफरेंट, जैसे मुसलमान कहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आए, तो यहाँ पर क्या है, इंटरमिंगलिंग ऑफ आइडियाज़। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो जो मुस्लिम्स हैं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा हिंदूज़ को और उनके बिलीफ्स में चेंज आ सकता है। जैसे हमने देखा जब मुस्लिम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ा है मुस्लिम्स के आने का, बिकॉज मुस्लिम्स का जो बिलीफ था मोनोथीज्म का था और गॉड को वर्शिप करते विदाउट एनी फॉर्म। तो यहाँ पर जो भक्तिज्म स्टार्ट हो गई उस पर मुस्लिम का एक अच्छा प्रिडोमिनेंट इम्पैक्ट रहा, और उनमें जो सगुन भक्त थे वो ऐसे निकले हैं जिन्होंने फिर इस भक्तिज्म में गॉड को विदाउट एट्रीब्यूट, विदाउट एनी आइडल और विदाउट एनी इमेज वर्शिप की है। ठीक है, ये इम्पैक्ट है। जैसे दो कल्चर्स मिले हैं आपस में, उनके आइडियाज एक्सचेंज होंगे तो एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर इम्पैक्ट हो जाता है। इसी तरह से इनमें भी था। अगर मंगोल जो हैं इनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं था, ऐसा कोई रेगुलेशंस नहीं होता, तो दूसरी सोसाइटीज हैं, जैसे इस्लाम उस वक्त एक प्रोडोमिनेंट यहाँ से एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर वहाँ से आ रहा है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी दूसरी साइड से, बुद्धिस्ट भी थे, तो वो इसको अपने साथ मिला लेते, इनको इन पर एक इम्पैक्ट जाहिर करते। तो इन पर भी एक ज़रूरी था ताकि ये भी कुछ अपने पास रख पाए, ताकि इनकी भी एक अपनी आइडियोलॉजी हो, अपना लॉ हो, अपना एक सिस्टम हो जो ये दूसरों पर इम्पोज कर सके। इसी बेस पर इन्होंने गेंगिस खान के जो अर्ली, हम कह सकते हैं ऐसा क्या, उनके जो अर्ली ट्रेडिशन या उनके जो अर्ली लॉज, रूल्स, रेगुलेशन है उनको कंपाइल करना स्टार्ट किया, ताकि जो ये दूसरी सेडेंट्री सोसाइटीज को कॉन्केयर कर रहे हैं उन पर एक मॉरल अथॉरिटी जाहिर करे, उन पर वो लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस उन पर इम्पोज कर सके, और एक इनमें ये सेंस पैदा हो जाए कि नहीं, हमारे पास भी एक एम्पावरिंग आइडियोलॉजी है, हम भी एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इस बेस पर हम इसको यासाक से रिलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हेन मंगोल्स इमर्ज, ये हमने देखा sophisticated urban societies, the only way they could protect their identity and distinctiveness was through a claim to sacred law given to them by their ancestors. अब अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, by their identity, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ये जरूरी था उनके लिए कि वो क्लेम करें किसको, एक सीक्रेट लॉ को जो उनके एंसेस्टर ने उनको दिया है। अब यही मैं आपको समझा रहा था कि अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने तशख्खुस को बचाने के लिए आपके पास एक ऐसा लॉ होना जरूरी है जो आप दूसरों पर इंपोज कर सको, या एटलीस्ट आप दूसरों को कह सको कि मेरा ये तरीका है, हमारा भी अपना एक तरीका है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आपके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी ही नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, आप दूसरों का इम्बाइब करते हो, है ना, आप दूसरों को देखते हो और दूसरों से चीजें ले लेते हो।
तो ये ज़रूरी था इनके लिए, क्या ये ज़रूरी था कि ताकि ये जो है इनका अपना एक लॉ हो और ये जो है इसको क्लेम कर सके कि एंसेस्टर्स से हमें ये मिला है। नाउ यासा was probably a compilation of customary traditions। अब यासा कहाँ से मिला है? अब देखो customary traditions, जैसे हमारे भी बहुत सारे customs है, traditions कश्मीर में भी अपने हम चले आ रहे हैं। अब उनको अगर हम कंपाइल करें, ठीक है, अगर हमारे ट्रेडिशन है मैरिज से रिलेटेड है या डेथ से रिलेटेड है या सोशल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं या दूसरी जो हमारी सोसाइटी में दूसरी चीज़ें उसमें डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट वहाँ पर प्रैक्टिसेस होती हैं। अब वो उन्हीं को ही कंपाइल करें। प्रोबेबली हम कैसे, मैंने पहले ही कहा आपको कि यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है इस यासा से रिलेटेड में, लेकिन यहाँ पर एक रिसर्च हुई है जो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, डेविड आइलॉन है इनका नाम, इन्होंने यासा पर रिसर्च की है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ इन्हीं की रिसर्च से रिलेटेड है ये यहाँ पर। अब ये यहाँ पर कंपाइलेशन ऑफ कस्टमरी ट्रेडिशंस, जो वहाँ पर मंगोलिया में अर्ली जो नोमैडिक ट्राइब्स थे उनमें जो कस्टमरी ट्रेडिशन है उन्हीं का हम देखते हैं बेसिकली क्या था, वही कंपाइल की जा रही थी। उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट से रिलेटेड या दूसरे जो है अभी हमने देखा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल सिस्टम, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, इन सब से रिलेटेड जो उस कस्टमरी ट्रेडिशंस थे वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। असल में ये उसी की कंपाइलेशन थी। लेकिन इन्होंने क्या एक चीज़ इसमें ऐड की, इन्होंने ये चीज़ ऐड की बट इन्होंने इसको रेफर किया गेंगिस खान्स कोड ऑफ लॉ। अब एक पर्टिकुलर शख्स की तरफ इसको एट्रीब्यूट करना, इसको असाइन करना, ये इसको एक ऑथेंटिसिटी देता है। ये इसको एक, जैसे हम देखते हैं इन्होंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे लॉ गिवर हमारे पास मूसा अलैहिस्सलाम है या सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनका भी अपना एक तरीका था, इनका भी अपना एक लॉ था। जैसे हमारे इस्लाम में भी हमें एक लॉ है, अब हम उस लॉ को कभी चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज दैट लॉ इज डिवाइन, है ना, दैट इज डिवाइन लॉ। अब इस डिवाइन लॉ को हम कभी प्रॉफिट की ट्रेडिशंस को कभी चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज प्रॉफिट जो है उनकी एक अथॉरिटी है, प्रॉफिट जो है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं इस प्रॉफिट, ठीक है, उनका जो कहना है दैट इज कंपल्सरी फॉर अस टू फॉलो, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं ये अथॉरिटी के बेस पर हैं। इसी तरह से ये अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम, इन्होंने इस चीज़ को गेंगिस खान से रिलेट किया ताकि इसके पीछे एक अथॉरिटी हो कि इसको देने वाला कोई है, ताकि एक अथॉरिटी पैदा हो। जैसे मोसेस का एक मोसेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सुलेमान के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जीसस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो उनके फॉलोअर्स जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज दे कंसिडर जीसस और मोसेस और सुलेमान एज एन अथॉरिटी। लाइकवाइज अगर यहाँ पर सिर्फ कस्टमरी ट्रेडिशन की तरफ इसको असाइन किया जाता, इट मे नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। सो to give it an impact, they assign it to Genghis Khan. So this was called Genghis Khan's code of law. They consider Genghis Khan as lawgiver, ठीक है। अब इन्होंने क्या कंसिडर किया Genghis Khan को? as lawgiver। ये उन्हीं के लॉ है और इनको फॉलो करना हमारे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, टू सेव अवर आइडेंटिटी। तो गेंगिस खान की तरफ इसको असाइन करने का मकसद ये था ताकि इसके पीछे एक अथॉरिटी रह सके, ठीक है, और ये भी रह सके कि जब आप किसी दूसरे रीजन को, दूसरे किसी डिफरेंट रीजन को या अर्बन सोसाइटीज़ को कॉन्कर कर रहे हो, वहाँ पर आप ये जो लॉज हैं वहाँ पर इम्पोज कर सको और ये आपके पास अथॉरिटी हो कि गेंगिस खान ने अपने टाइम पे इनको एज लॉज जो है कंपाइल किए हैं। सो इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर अस टू डू द सेम। अब यासा जो है ना, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम उस पर फिर से डिस्कस कर सकें। और कुछ बच्चे अगर कंफर्टेबल नहीं है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए तो मैं उनको अपनी जो मेरी मेल आईडी है वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। आप इसको याद रख सकते हो, SHAHRUKH शाहरुख SUMJE@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके कोई क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहो, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस आप नहीं लिखना चाहो, तो आप ये मेरी मेल आईडी पर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपको उसका आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये आगे जाएंगे। यासा जो है एक एम्पावरिंग आइडियोलॉजी थी, उसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। यासा को सबसे पहले आप
याद रखना, इट वॉज एन एम्पावरिंग आइडियोलॉजी फॉर मंगोल्स। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने ये है कि इट वॉज एन एम्पावरिंग आइडियोलॉजी फॉर मंगोल्स। ठीक है, तो इनको एक एम्पावर करने के लिए इनके पीछे जो है एक फोर्स, एज फोर्स जो है ना, बैक फोर्स काम करने के लिए ये यासा एक आइडियोलॉजी थी। दूसरा, इट सर्व्ड to core people or bind people, हाँ, coher और bind people, ठीक है, people around a body of shared beliefs, around a body of shared beliefs। ठीक है, अब आप ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि मंगोल जो है ये कोई एक ही लोग जो थे ना, जब इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, अब ये एक होमोजीनियस आइडेंटिटी के नहीं रहे, बल्कि इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी इथनिक कंट्री या मल्टी इथनिक एम्पायर बन गई थी। अब इनमें कुछ ऐसा फोर्स रहना चाहिए था जो सबको बाइंड रख सके, किसी एक चीज़ पर जो सब मुत्तफिक हो सके। जैसे अगर इस्लाम की बात करें, इस्लाम में भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे इस्लाम में कुछ सेक्ट्स हैं, फिर सब सेक्ट्स कुछ और हो गए हैं, डिफरेंसेस हैं हमारे आपस में भी बहुत सारे, लेकिन हम सब का एक कॉमन बिलीफ किस पर है? हम सब एक कुरान के सब मानने वाले हैं। तो हमारा जो बेस है ना वो कुरान है, तो सब उसके मानने वाले हैं, प्रॉफिट के मानने वाले। अब लेटर हमारे पास डिविजन्स हो सकते हैं, लेकिन कुरान एंड हदीस जो है वो हमें कॉमन बाइंड रख के होते हैं। अब जो कलिमा है उसको सब मानने वाले। अब लेटर हमें डिफरेंसेस आ सकते। इसी तरह से यहाँ पर भी इनका जो है मल्टी रिलीजियस है, मल्टी एथनिक है, लेकिन कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो यहाँ पर सबको बाइंड रख सके, एंड दैट लॉ वाज यासा। ओके, सो इसी वजह से मैंने लिखा इट सर्व टू कोहर और बाइंड पीपल अराउंड ए बॉडी ऑफ शेयर्ड बिलीव्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो इसमें आएगा वो है कि एक्नॉलेज देयर एफिनिटी टू एक्नॉलेज देयर एफिनिटी टू गेंगिस खान। ठीक है, गेंगिस खान, तो इनकी जो एफिनिटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर अपना एक जो रूलर है, जो एंसेस्टर है, जिसको ये बहुत ज़्यादा मानते थे, इससे उनसे रिलेटेड भी एफिनिटी जाहिर होती है। फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा, इट ऑब्जर्व्ड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेडेंटरी लाइफ, observed different aspects of sedentary life। ठीक है, sedentary life किसको कहते हैं? sedentary life कहते हैं जो एक ही जगह रहते हैं। सेडेंटरी किसके अपोजिट है? नोमैडिक के अपोजिट है। तो नोमैडिक जो है हमेशा मूव पे रहते हैं, सेडेंटरी जो है जो एक जगह रहने वाले होते हैं। ठीक है, अब इट ऑब्जर्व डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेडेंटरी लाइफ। तो यासा में क्या है कि इन्होंने लेटर पीरियड्स में हम देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड सेडेंटरी लाइफ जो है, एक ही जगह पर रहना जो है, इन्होंने भी स्टार्ट किया। तो यासा में ये चीज़ें भी हैं। एक और चीज़ जो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो आपको यासा में ही याद रखनी है, दैट इज it gave them an ethnic identity. It gave them an ethnic identity. ठीक है, इनकी एक अलग से आइडेंटिटी, अलग से एक पहचान जो है वो बन जाती है। किससे? यासा से। तो इथनिक आइडेंटिटी भी बन जाती है यहाँ पर। तो फाइनल जो है इसका फिफ्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि टू इम्पोज देयर लॉ ऑन डिफीटेड सब्जेक्ट। to impose their law on defeated subjects।
ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये हम देखते हैं यासा के अंडर ही आती हैं। फिर से हम रिकॉल करते हैं कि इट सर्व्ड एज टू कोहर एंड बाइंड पीपल अराउंड अ शेयर्ड set of beliefs, acknowledge their affinity to Genghis Khan, observe different aspects of sedentary life, or give them an ethnic identity as well as to impose this law or their law on defeated subjects। ठीक है, अब ये यासा सारा यासा था, एक आइडियोलॉजी थी या हम कह सकते हैं लॉ था, डेक्री था, ऑर्डर था, ये सब चीज़ें हम इसमें कह सकते हैं जो इनको मोबिलाइज करती थी, जो इनके पास एक सेट बिलीफ सिस्टम एक काइंड ऑफ था। अब रिलीजन को इससे हम सेपरेट रखते हैं, रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट, रिलीजन बिलीफ था। अब वहाँ पर रिलीजन में बहुत सारा था ना, शैमनिज्म, टैंगरीज़म, बुद्धिज़्म या लेटर पे क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो यासा है एक आइडियोलॉजी थी जो सबको एक साथ मिलाए रखती थी, जो मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी। अब यहाँ तक हमने ये जो है आज यासा का देखा, तो कोड ऑफ गेंगिस खान जो है या लॉज ऑफ गेंगिस खान या ऑर्डर ऑफ गेंगिस खान, ये हम इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इनको हमेशा से माइंड जो लोग हैं इनको एक से मोटिवेशन भी दी है और उनके पास एक लॉ भी ऐसा रहा है जो उनको हमेशा से मोटिवेट करता रहा है और दूसरी जो सेडेंटरी सोसाइटीज़ थी वहाँ पर इनको इम्पोज करना होता है। अब यहाँ पर हम एक और फाइनल बात ये कहेंगे, जैसे यासा के ही रिलेटेड थोड़ा है ये। गेंगिस खान एक टाइम पे जब हम देखते हैं 1221 में बुखारा का पहला लेक्चर हमारा शायद इस पर था, बुखारा में जब उसको कॉन्कर करते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं, वो उनको कहते हैं कि ये जो मेरा यहाँ पर आना है बिकॉज ये इसलिए है कि आपने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं और मैं, आप मुझसे पूछोगे कि इसका क्या रीज़न है, द रीज़न इज़ कि आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड। ठीक है, दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द यासा ट्रेडिशन। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब उस लेटर पीरियड में हम देखते हैं, उनके बाद जब हम उनके ग्रैंड सन्स में देखते हैं, उनने फिर उन लीनेज में हम देखते हैं उन इस्लाम कबूल किया, जहाँ पर एक हिस्टोरिकल, अब मैं आपको हिस्टोरिकल एक इवेंट आपको बता रहा हूँ, जिस ग्राउंड में उस वक्त चंगेज़ खान ने बुखारा में हम देखते हैं वहाँ पर जो लोगों को जमा किया था और उनको ये बात कही थी कि आपकी गुनाहों की वजह से मुझे आप पर भेजा गया है, बिकॉज आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड। उसी ग्राउंड में लेटर पीरियड्स में 13th सेंचुरी के लेटर पीरियड में हम देखते हैं एक रूलर आते हैं जो मुस्लिम बन जाते हैं और उनका नाम अब्दुल्ला खान होता है। वो उसी जगह पर फ्राइडे प्रेयर्स के लिए आते हैं। तो हिस्ट्री में जो है अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर चंगेज़ खान ने उन्हीं मुसलमानों को सबको जो है हमने पढ़ा था, दे केम दिस, दे बर्न्ड, दे स्लीव एंड दे डिपार्टेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो लोग हैं अब यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही चंगेज़ खान की लीनेज में ही लोग कौन है, अब्दुल्ला खान जैसे आए हैं जो वहाँ पर नमाज पढ़ते। तो कल का शेर जो है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, है आया यूरिश तार तार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो यहाँ पर हिस्ट्री में हमने देखा है बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, तो ऐसे ही मंगोल्स में भी आ जाता है। अब हमारा इसमें एक लास्ट लेक्चर रह जाता है, वो है हमारा चंगेज़ खान को वर्ल्ड हिस्ट्री में प्लेस करना और मंगोल्स को प्लेस करना। दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, यू कैन आस्क। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।